Hello everyone and welcome to EduTap. Today we are going to discuss the second part of our Abhyas 2024 सीरीज जहां पर हम मॉड्यूल वाइज MCQs डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम दी रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स एंड दिस इज द सेकंड सच वीडियो इन आर सीरीज जहां पर हम AFM कंपोनेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपोनेंट के मॉड्यूल ए के MCQs आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दी MCQs फ्रॉम दी फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ द मॉड्यूल ए इन द लास्ट वीडियो विच वॉज पब्लिश्ड लास्ट वीक. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर उस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देखिए. प्लेलिस्ट इस पूरी वीडियोस की बनी हुई है. So if you enter the playlist, you will find all the videos in those playlists for all the components as well, right? तो AFM component की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 मॉड्यूल ए का हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं. विदाउट एनी डिले we will start discussing the questions, but before that I would like to remind you that the JIB examinations are nearing and इस टाइम पर आपको अगर जरूरत है एक ब्रिलियंट परफेक्ट A to Z नीड्स पूरे करने वाले कोर्स की, तो ये कोर्स एडुटैप ने डिजाइन आप लोगों के लिए किया है, जहां हम आपको फॉर एवरी सब्जेक्ट वी आर प्रोवाइडिंग यू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस. फॉर एवरी टॉपिक वी आर प्रोवाइडिंग यू नोट्स जिनको आप रिवीजन के लिए या पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं फ्रॉम एवरी चैप्टर. वी आर प्रोवाइडिंग यू चैप्टर वाइज क्विजेस फॉर एवरी चैप्टर फॉर ऑल द कंपोनेंट्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट. और इन सब के अलावा आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं इन कोर्सेज के अंदर, जहां पर हम सारे सब्जेक्ट को, सारे सिलेबस को एक बार रिवाइज करते हैं. इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर्स में 2023 में पूछे गए सवालों के डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मिलते हैं फॉर ऑल द कंपोनेंट्स. सो ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट बी गेटिंग इन एनी अदर कोर्स. आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई और ऐसा कोर्स मार्केट में अवेलेबल है जो इतने अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपको ये सारी चीजें देता हो. तो अगर आप इन कोर्सेज को एक बार एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस लिंक को एक बार जरूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा और साथ में ये कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, JAIIB75. ठीक है, इस कोड को जब आप यूज करते हैं देन यू गेट फ्लैट 75% डिस्काउंट ऑन द कोर्सेज दैट वी हैव, राइट? सो नाउ लेट अस मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. So the question number 1 is saying all recurring expenses are what? Deferred revenue expenses और revenue expenses और capital expenses और deferred capital expenses. जब हम capital और revenue expenditure के differences की बात करते हैं, एक बहुत important difference हम दोनों expenditures में समझते हैं. वो क्या है? That the revenue expenditures is recurring in nature. बार बार होने वाले खर्चे हैं. सैलरी बार बार देनी पड़ती है, हर महीने आपको सैलरीज पे करनी होती हैं, रेंट आपको हर महीने पे करना होता है. सो दीज आर द एक्सपेंडिचर्स विच कीप ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन, राइट? और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हमारे होते हैं, दीज आर नॉट रिकरिंग. इनकी कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये यूजुअली वन टाइम एक्सपेंडिचर्स होते हैं. और ये एक्सपेंडिचर्स करने में आपकी कोई भी जो पीरियोडिक नेसेसिटी है वो इन्वॉल्व नहीं होती है. सो दीज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप एक्सपेंडिचर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो यहाँ पर बोला गया है ऑल रिकरिंग एक्सपेंसेस आर ऑफ व्हाट नेचर. सो ऑल रिकरिंग एक्सपेंसेस आर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो ये एक्सपेंडिचर जो है हमारा आंसर बनेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखिए, फ्रेट एक्सपेंसेस फॉर मूविंग मशीनरी टू फैक्ट्री इज व्हाट. जब आप मशीनरी कोई खरीद रहे हैं और उस मशीनरी को परचेज करने के बाद अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको फ्रेट एक्सपेंस देने पड़ रहे हैं, आपको वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट देना पड़ रहा है टू ट्रांसपोर्ट द मशीनरी टू योर फैक्ट्री. सो दिस एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. what kind of expenditure is this a revenue expenditure or is this a deferred revenue expenditure or this is the capital expenditure or this is none of the above. so correct answer यहां पर होगा capital expenditure. मशीनरी परचेज करना तो capital expenditure है. I hope this is clear to all of you. बिकॉज ये एक्सपेंडिचर जो होगा ये नॉन रिकरिंग होगा, बार बार मशीन नहीं खरीदनी पड़ेगी आपको. एक बार आपने मशीन खरीदी तो वो काफी लंबे समय तक आपको वो मशीन यूज करने का जो चॉइस है वो आपके पास रहेगा. इसके बाद ये मशीनरी को परचेज करने में जो कॉस्ट आता है वो भी इस एक्सपेंडिचर का पार्ट है. इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इसके साथ in addition to this all other expenditures which are involved in making this machinery useful, all those expenditures will be part of your capital expenditure. इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी आता है, इसमें आपका कॉस्ट ऑफ फ्रेट या कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आता है जिसकी इस क्वेश्चन में बात की गई है. इसके अलावा अगर आप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन करते वक्त इफ यू आर आल्सो इनवाइटिंग सम एक्सपर्ट्स, सम इंजीनियर्स बेसिकली टू इंस्टॉल दैट मशीनरी, तो उनको भी जो आप वेजेस पे करेंगे, जो फीस पे करेंगे, वो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही इंक्लूड होगी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. यू हैव बीन गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत दी गई है. यहाँ पर
So option number A says that replacement of defective part of machinery is revenue expenditure. मशीन है, उस मशीन में कोई डिफेक्टिव पार्ट है, उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, डेली वेजेस पेड फॉर इरेक्शन और इंस्टॉलिंग ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी आप मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं, उसको इरेक्ट करते हैं, इरेक्ट करने का मतलब उसे यूज करने लायक बनाते हैं, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होता है। अंडर राइटिंग कमीशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब आप शेयर्स इशू करते हो और शेयर्स को इशू करते वक्त आप कमीशन, अंडर राइटिंग करने का जो प्रोसेस होता है, उस कमीशन को आप लोग जब अंडर राइट करते हैं, तो वो जो आपका एक्सपेंडिचर है, उसको आप रेवेन्यू मानते हैं या उसको कैपिटल मानते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज रेवेन्यू इन नेचर। एंड द लास्ट वन सेज एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी ओवर इट्स रिटन डाउन वैल्यू बट लेस देन द कॉस्ट प्राइस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। कि जब भी आप मशीनरी को सेल करते हो, आप ऐसी मशीनरी जिसको आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे, उसको आप डेप्रिशिएट भी कर रहे थे, और डेप्रिशिएट करने के बाद उस मशीनरी की वैल्यू कम हो करके रिटन डाउन वैल्यू यानी कि उसकी बुक वैल्यू आ चुकी थी, और जब आप उस मशीनरी को यूज करने के बाद उसे स्क्रैप में सेल करने गए, उसे डिस्पोज करने गए, तो जो आपको इनकम मिली, वो इनकम भी आपकी रिटन डाउन वैल्यू जो थी उससे ज्यादा थी, लेकिन कॉस्ट प्राइस से कम थी। कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, उससे कम थी। तो ये जो इनकम आ गई, इस इनकम को हम रेवेन्यू रिसीट मानेंगे या कैपिटल रिसीट मानेंगे। यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जब भी आप शेयर्स को इशू करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, वेन एवर यू इशू द शेयर्स, द कमीशन ऑफ अदर पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स, दैट कमीशन हैज टू बी अंडर रिटन, एंड दिस अंडर राइटिंग ऑफ कमीशन, ये खर्चा जो है वो बेसिकली आपकी शेयर कैपिटल से ही निकल कर आता है, और जो शेयर कैपिटल है वो आपकी कैपिटल रिसीट है। तो आपने शेयर्स इशू किए, उस शेयर को इशू करने से जो पैसा आपको मिला, शेयर होल्डर्स ने वो परचेज किया, और जो पैसा आपको मिला वो पैसा आपका कैपिटल रिसीट है, और उसी कैपिटल रिसीट के अंदर से जो आपकी कमीशन अंडर राइट होती है वो वहीं से होती है। तो इसे हम कैपिटल रिसीट से अगर खर्चा कर रहे हैं, तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्लियर? सो करेक्ट आंसर जो है वो यहां पर ऑप्शन सी बनेगा, बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेस्ट दी ऑल द अदर स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई मशीन को इंस्टॉल करने में जो भी खर्चा आता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर मशीन डिफेक्टिव हो रही है, उसका कोई पार्ट डिफेक्टिव हो रहा है और उसको आप रिप्लेस करते हैं, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं, क्योंकि यूजुअली मशीन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट जो है उनको फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करना पड़ता है, और फ्रीक्वेंटली अगर हम उन्हें रिप्लेस करेंगे तो उसको रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर मानकर हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड फाइनली, मशीनरी जब आप सेल करते हो, तो सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट आपको मिल गया उस मशीनरी से, अब ये जो वैल्यू थी, अगर वो रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा है, तो हम उसे एक रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसे हम कैपिटल रिसीट नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि कैपिटल तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं उस पूरी मशीन की, हमने उसकी जो कैपिटल थी वो रिटर्न डाउन उसकी वैल्यू करके वो कैपिटल का एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फॉर एन एक्सपेंडिचर टू बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू और कैपिटल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? इसके लिए हम जो तरीके यूज करते हैं, उसमें एक पहला तरीका आता है नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का नेचर किस तरीके का है, एक्सपेंडिचर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कि कितनी बार वो जो एक्सपेंडिचर है वो हमें करना पड़ता है, साल में कितनी बार या 2 साल में कितनी बार। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे हमारी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी पे क्या इंपैक्ट है, क्या हमारी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी वो इंक्रीज होती है सब्सटेंशियली या नहीं होती। एंड फाइनल थिंग वो हम देखते हैं कि कितना जो बेनिफिट मिलता है उस एक्सपेंडिचर से, वो बेनिफिट कितने टाइम के लिए हमें मिलता है। सो इफ वी लुक एट ऑल दीज थिंग्स, वी कैन सी काइंड ऑफ एक्सपेंस और द नेचर ऑफ एक्सपेंस। यस, classification of expenditure is based on the nature of expense. It is also based on the duration of the benefit of the expenditure. It is also based on the effect on revenue earning capacity. So correct answer हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, all of the above. Clear? Next up, let us talk about question number 5th. The purpose of accommodation bill. यहाँ पर बात कर दी गई है accommodation bill की। accommodation bill का purpose क्या होता है? To facilitate trade transaction, to raise money without selling or buying goods when any one or both parties are in need of funds, or to finance actual purchase or sale of goods, or none of the above. The correct answer, I think many of you will guess it, that is option number B.
एकोमोडेशन बिल वो एक अरेंजमेंट है जहां पर दो विलिंग पार्टीज वॉलंटरली एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए बिल्स को एक्सचेंज करती हैं, और ये एक तरीके से लोन का या इनफॉर्मल क्रेडिट का काम करता है फ्रॉम वन पार्टी टू दी अनदर। तो ये अकोमोडेशन बिल इसलिए बनाया जाता है जहां पर कोई गुड्स सेल या बाय नहीं किए जा रहे, लेकिन सिर्फ जो कैश है या जो वो फंड है उसका ट्रांसफर एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में किया जा रहा है फॉर अ टेम्पररी बेसिस इन ऑर्डर टू हेल्प द अदर पार्टी टू मिसमैच देयर कैश मैनेजमेंट, राइट। Next is question number 6. On 1st January 2022, X draws a bill on Y for 40,000 rupees for 3 months. The maturity date of the bill will be what? So यहाँ पर हमें बता दिया गया कि एक बिल है जिसकी जो बिल उसका पूरा जो टर्म है वो 3 मंथ्स का है, और ये बिल इशू किया गया है 1 जनवरी 2022 को। सो अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो ये बिल आपका मैच्योर हो जाना चाहिए 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन हम 3 डेज की ग्रेस भी इसमें ऐड करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ 1 अप्रैल दिस विल बी 4 अप्रैल 2022 एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आपको ध्यान रखना होता है जितना भी दिन का है, जितने भी मंथ्स का आपका टर्म होता है, इसमें हम लास्ट में 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करके चलते हैं, और ये 3 दिन के बाद जो डेट आती है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारी डेट ऑफ मेच्योरिटी है। Next comes the noting charges. What are the noting charges? These are the charges paid to bank for dishonor, or these are charges paid to drawer for dishonor, or these are charges paid to the notary public for recording of dishonor, or none of the above. Noting charges होते हैं वो चार्ज जो आप नोटरी को पे करते हो इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ द पर्टिकुलर बिल। वो जो बिल है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब वो डिसऑनर हो गया, अपनी मेच्योरिटी डेट पे उसको पेमेंट नहीं किया गया, तो हम उसको नोटरी के पास जाकर के वो हमारा प्रोटेस्ट वहां रिकॉर्ड करवाते हैं कि इस डेट को ये बिल मैच्योर होना चाहिए था लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो आप इसको ऑथेंटिकेट करके एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट वहां पर लगा दीजिए, ताकि हम लीगली ये प्रूव कर सके कि ये जो बिल है वो फेल हो चुका है, इसकी जो पेमेंट है वो टाइम पर नहीं की गई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये नोटरी पब्लिक को पे करता है। पे कौन करता है इस बिल को? ड्रॉवर पे करता है। मतलब ये जो ड्रॉवर है वो नोटरी चार्जेस पे करता है, लेकिन यूजुअली ये जो ड्रॉवर है वो ड्रॉई से रिकवर करता है इन चार्जेस को। क्योंकि ये बिल को एक्चुअल में पे किसको करना चाहिए था? ड्रॉई को पे करना चाहिए था, लेकिन ड्रॉई ने इसको टाइम पर पे नहीं किया, तो ड्रॉवर विल पे द नोटरी चार्जेस टू द नोटरी एंड विल रिकॉर्ड द प्रोटेस्ट और रिकॉर्ड द डिसऑनर, और उसके बाद वो ड्रॉई को जाके कहेगा कि आपकी जो ओरिजिनल बिल अमाउंट था उसमें आप नोटरी चार्जेस को भी जोड़ दीजिए और अब मुझे बिल नया बना कर दो। उस नए बिल के अंदर ये नोटरी चार्जेस भी आपके ऊपर इंक्लूड होंगे और आप ही नोटरी चार्जेस मुझे फाइनली पे करोगे। नेक्स्ट अप इज योर क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? देयर इज नो डिफरेंस इन अपीयरेंस बिटवीन हेडी एंड अकोमोडेशन बिल। आई एम नॉट रियली श्योर, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, शायद टाइपो हुआ है। एक बार स्टेटमेंट को साइड में रखते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड, ड्रॉई इज अ मेकर ऑफ द बिल एंड द क्रेडिटर ड्रॉज अ बिल ऑन द डेटर। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड, एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई इन ऑर्डर टू मेक दैट बिल वैलिड। ड्रॉई इज द मेकर ऑफ द बिल? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ड्रॉई इज नॉट द मेकर ऑफ द बिल, द ड्रॉवर इज द मेकर ऑफ द बिल। ठीक है, द क्रेडिटर ड्रॉज अ बिल ऑन डेटर, क्रेडिटर जो है वो डेटर के ऊपर बिल ड्रॉ करता है, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्रेडिटर विल ड्रॉ अ बिल ऑन डेटर। तो यहां पर हमारी एक स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट पता चल रही है वो क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या मिस टाइपो एरर हुआ है, बट देयर इज नो डिफरेंस इन अपीयरेंस बिटवीन डैश एंड अकोमोडेशन बिल। तो मेरा यहाँ पर शायद ये होगा कि अकोमोडेशन बिल जो होता है और जो ऑर्डिनरी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें कोई डिफरेंस इन अपीयरेंस नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अकोमोडेशन बिल में और नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, देखकर आपको नहीं पता चल पाएगा कि दैट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डिनरी बिल ऑफ एक्सचेंज और एन अकोमोडेशन बिल। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज, drawer is the person who makes the bill. This drawer is also the creditor, and usually in most of the cases the drawer is also the payee. The drawee is the lender, is the borrower, और जिसको हम डेटर बोलते हैं। इन्होंने उधार लिया है और इनको ही बिल को पे करना है, सो ही विल बी द पेयर इवेंचुअली, राइट।
In some cases, when the drawer, who is actually the payee of the bill, he may also endorse the bill in favor of some other party. वो किसी थर्ड पार्टी के फेवर में बिल को एंडोर्स कर देगा, तो वो जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी फिर क्या बन जाती है, पेई बन जाती है, और फाइनली उसको जो है वो बिल का पेमेंट रिसीव होता है। क्लियर हो गया? नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यहां पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? एन इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन फ्रॉम होम सम पोर्शन ऑफ द डेट इज रिकवरेबल। एक इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिससे हम डेट का कुछ पोर्शन रिकवर कर सकते हैं। ओके, द ड्रॉवर ड्रैग्स द ड्रॉई टू द कोर्ट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अकोमोडेशन बिल। अगर अकोमोडेशन बिल आपका डिसऑनर हो जाए तो जो ड्रॉवर है वो ड्रॉई को कोर्ट में लेकर जा सकता है। व्हेन the due date of a bill falls on a public holiday, it is payable on the earlier working day। अगर कोई मैच्योरिटी डेट जो है वो बिल की जिस दिन उसको पे करना है, अगर वो पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है उस दिन को, अगर 1 मार्च को बिल को पे करना था एंड 1 मार्च इज द डे व्हेन देयर इज अ पब्लिक हॉलीडे, देन द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी 1 डे इन एडवांस। तो एक दिन पहले आपकी जो बिल की ड्यू डेट है वो आपकी मानी जाएगी। ड्रॉई इज अ पर्सन टू हुम बिल इज एंडोर्स्ड। ड्रॉई वो पर्सन है जिसके फेवर में बिल एंडोर्स किया जाता है। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक एक करके अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो हमें ये पता है कि जब भी हम ड्रॉई ड्रॉवर और की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया ड्रॉई इज अ पर्सन टू whom the bill is endorsed, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ड्रॉई इज द पर्सन हु हैज टू पे द बिल। बिल को पे करने वाला पर्सन कौन बनेगा? ड्रॉइंग। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन तो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारे 3 ऑप्शंस बचे हैं इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारा स्टेटमेंट नंबर ए है, ऑप्शन जहां पर इंसॉल्वेंट की बात की गई है, इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन फ्रॉम होम द डेट इज नॉट रिकवरेबल। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आपके पास जो लायबिलिटी है, आपके ऊपर जो लोन्स है वो आप पे नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी यहां पर रॉन्ग हो जाता है। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अकोमोडेशन बिल की भी हमने बात कर लिया, राइट। हमने देखा है कि म्यूचुअल हेल्प के लिए बिल्स होते हैं, तो अगर कोई बिल डिसऑनर हो जाता है तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में उसको लेकर जाया जाएगा, वो आपस में एक म्यूचुअल सेटलमेंट उसकी कर ली जाती है। लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे आपका ड्यू डेट पड़ता है तो आपकी एक्चुअल ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे से एक दिन पहले की मानी जाएगी। अगर संडे पड़ गया तो एक दिन और पहले की मानी जाएगी। सो बेसिकली आपकी जितनी हॉलीडेज होती हैं उससे पहले आपको वहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। The banks follow the accounting procedure of voucher posting under which the vouchers are what? वाउचर पोस्टिंग करी जाती है बैंक्स के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? दैट वाउचर्स विच आर बेसिकली द एविडेंस और सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर मेकिंग एन अकाउंटिंग एंट्री, दीज आर फर्स्ट पोस्टेड इन द जर्नल लेजर and then to the individual accounts in the subsidiary ledgers. Option number B, they are straight away posted to the individual accounts in the subsidiary ledgers. Next is option number C, they are first posted in the day book and then to the accounts in the subsidiary ledgers, and option D, none of the above. So correct answer यहाँ पर ध्यान रखिए, वाउचर पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? यूजुअली हम वाउचर्स को यूज करते हैं एंट्रीज को जर्नल में डालने के लिए और फिर उनको सब्सिडरी लेजर्स के अंदर डालने के लिए। लेकिन यहाँ पर वाउचर पोस्टिंग का मतलब होता है कि हम वाउचर से डायरेक्टली सब्सिडरी लेजर्स के अंदर पोस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम बीच का एक स्टेप जो है वो एलिमिनेट कर रहे हैं। हम जनरल लेजर के अंदर या जर्नल के अंदर कोई एंट्री नहीं डालते हैं, हम डायरेक्टली वाउचर्स को यूज करके सब्सिडरी लेजर्स के अंदर एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। ये बैंक्स में सिस्टम इसलिए फॉलो किया जाता है सो दैट द अकाउंट्स दे रिमेन अप टू डेटेड, और जो डिले होता है एंट्रीज को अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होने का, वो टाइम डिले बैंक्स में कम से कम हो। ये इंश्योर करने के लिए हम लोग वाउचर पोस्टिंग का काम करते हैं। इसमें टाइम भी कम होता है और आपके एरर्स होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो भी कम हो जाती है। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेबिट वाउचर? इसमें से कौन सा एक डेबिट वाउचर नहीं है? अगर डेबिट वाउचर नहीं है तो क्या ढूंढना है हमें क्वेश्चन के अंदर? क्रेडिट वाउचर। विच ऑफ दिस इज अ क्रेडिट वाउचर? ऑप्शंस आर चलान्स फॉर डिपॉजिट्स इनटू द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी, चेक्स इशूड बाय द कस्टमर्स। Option number C, drafts issued by other branches of the bank payable at the branch. And option number D, term deposit receipts presented for payment. तो हमें यहाँ पर क्या पता है कि क्रेडिट वाउचर वो वाउचर होता है whenever the bank is going to accept money on someone's behalf। जब भी बैंक मनी एक्सेप्ट करेगा तो हम उस वाउचर को, जिस वाउचर पे वो मनी एक्सेप्ट की गई है, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। And whenever the bank has to pay money on someone's behalf, then we call it a debit voucher। तो यहां पर हम देख रहे हैं अगर चेक्स इशू करते हैं कस्टमर, तो वो चेक पे कौन करेगा? बैंक पे करेगा। बैंक विल पे मनी टू द पर्सन टू whom the check is issued on the behalf of this customer। so ये आपका क्या है? ये आपका डेबिट वाउचर है। Similarly, the drafts issued by other branches which are payable at the branch, so bank will pay the money on behalf of the other bank branch, then it is again a debit voucher। टर्म डिपॉजिट रिसीट्स प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। टर्म डिपॉजिट था, उसकी रिसीट प्रेजेंट की गई है पेमेंट के लिए, यानी कि टर्म डिपॉजिट को पे करना है, तो अगेन दिस विल बी अ डेबिट वाउचर।
बट इन द फर्स्ट केस द चलान दे आर फॉर डिपॉजिट दैट द बैंक विल बी एक्सेप्टिंग द मनी, और जब भी बैंक मनी एक्सेप्ट कर रहा है, बैंक मनी डिपॉजिट करवा रहा है अपने पास, तो उसको हम क्रेडिट वाउचर मानते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is not a credit voucher? Now here you have to find the debit voucher. Let us see one by one. आपको ऑलरेडी पता है डेबिट वाउचर कौन से वाउचर हैं, वेयर द बैंक विल बी पेइंग मनी. राइट. लेट अस सी वन बाय वन. Pay-in slip filled by the customers for deposit of amounts in their accounts. कस्टमर्स आ रहे हैं और अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, सो बैंक इज एक्सेप्टिंग द मनी. एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स इशू करने की एप्लीकेशन है, यानी कि टर्म डिपॉजिट्स ओपन करवाने की, एफडी या ऐसा कोई टर्म डिपॉजिट ओपन करवाने की एप्लीकेशन है, तो इसमें भी फंड डिपॉजिट करवाए जाएंगे. ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है. यहां भी डिपॉजिशन हो रहा है, यहां भी डिपॉजिशन हो रहा है. नेक्स्ट इज वाउचर प्रिपेयर्ड बाय द ब्रांच ऑन इट्स प्रिंटेड स्टेशनरी विच इज ऑथराइज्ड बाय अ बैंक ऑफिशियल. ये एक ऐसा वाउचर है जो प्रिंटेड स्टेशनरी प्रिंट किया गया है और उसको बैंक ऑफिशियल ने ऑथराइज कर दिया है. लेटर ऑफ अथॉरिटी साइंड बाय द कस्टमर कंटेनिंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एक लेटर ऑफ अथॉरिटी है जो कस्टमर ने साइन किया है और इसके ऊपर भी आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि जब भी लेटर ऑफ अथॉरिटी आपका कस्टमर आपको देता है, दिस इज बेसिकली व्हेन द बैंक इज गोइंग टू पे मनी on behalf of this customer. So whenever the bank is going to pay money, option will be option number D, वो हमारा डेबिट वाउचर माना जाएगा. whenever the bank is paying money it will be a debit voucher, whenever the bank is accepting money it will be a credit voucher. Next up, question number 13. Which of the following statements is or are not correct about the accounting systems in the banks? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर बैंक्स में अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है? Accounting systems of different banks vary in terms of nature of transactions processed. अकाउंटिंग सिस्टम अलग अलग बैंक्स में अलग अलग तरीके के होंगे, बिल्कुल करेक्ट है. The software issued or used in accounting systems do not differ amongst different banks. Different banks में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है अकाउंटिंग करने के लिए वो अलग अलग नहीं होता है, तो ये तो गलत बात है. अलग अलग बैंक्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर इशू होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. The accounting system in a bank is designed keeping in view the nature and volume of operations and information needs of the stakeholders. तो यहाँ पर आपको बताना, यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी बैंक का अकाउंटिंग सिस्टम है वो उस बैंक की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को देख करके डिजाइन किया जाता है. वॉट एवर इज द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हैपनिंग इन दैट बैंक और द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हैपनिंग इन दैट बैंक, अकॉर्डिंग टू दैट द अकाउंटिंग सिस्टम विल बी डिसाइडेड. सो दिस इज अगेन करेक्ट. सो सॉरी, यहां पर आपकी सिर्फ एक स्टेटमेंट वो है जो इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि हर बैंक में सेम सिस्टम यूज होता है, सेम सॉफ्टवेयर यूज होता है. ये बिल्कुल गलत बात है. different banks use different kinds of accounting systems and different kinds of softwares depending upon what their own requirements are. Right. Next is question number 14. Which of the following functions in a bank is normally not performed by the back office? अब यहां बताना है आपको बैक ऑफिस कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. सो बैक ऑफिस लगभग आज के टाइम में सारे वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं विच आर नॉट क्लाइंट फेसिंग. क्लाइंट फेसिंग फंक्शंस जो हैं जहां पर कस्टमर से डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन है, ओनली दोस फंक्शंस आर परफॉर्म्ड नाउअडेज बाय द फ्रंट ऑफिस. तो यहां पर देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं. रिमाइंडर्स फॉर रिन्यूअल ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स का रिन्यूअल होना है, इसके रिमाइंडर्स कौन भेजेगा? दिस इज नॉट अ फंक्शन वेयर देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर्स. दिस कैन बी डन बाय द बैक ऑफिस. लेट अस रीड द अदर ऑप्शंस. बट डिपॉजिट ऑफ कैश बाय द कस्टमर्स एट द काउंटर, अब यहां पर काउंटर पर जाकर के कैश डिपॉजिट किया जा रहा है बाय द कस्टमर. सो दिस इज अ फंक्शन वेयर वी विल बी डायरेक्टली फेसिंग द कस्टमर. सो दिस कैन नॉट बी डन बाय द बैक ऑफिस, इट हैज टू बी डन ऑन द फ्रंट एंड. राइट. ऑप्शन नंबर सी, कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन लोन अकाउंट्स, इसमें भी कस्टमर की इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है. कैलकुलेशन इंटरेस्ट भी बैंक के इंटरनल ऑफिशियल्स करेंगे और उस इंटरेस्ट को पोस्ट करने का काम भी इंटरनल अकाउंटेंट्स के द्वारा और ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाएगा. मेंटेनेंस ऑफ जनरल लेजर एंड अदर बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने बैंक्स के अकाउंट बुक्स को मेंटेन करने का काम तो ऑब्वियसली बैक ऑफिस में होगा, बिकॉज हियर अगेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर इंटरेक्शन. सो करेक्ट आंसर इज देयर इज ओनली वन फंक्शन हियर where the deposit of cash is being accepted from the customers directly. That is a function which is not done by the back office but is done by your front office. Clear? So correct answer is option number B. Again there is a reminder that all these questions that we are discussing here right now, ये सारे questions आपके IIBF बुक के questions हैं जो chapters के पीछे दिए गए हैं. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि these questions level is not that great or not that complex जैसे आपको actual exam में देखने को मिलते हैं. So if you want to practice or solve
questions just like the questions that you see in the exam, then you should have a good test series, then you should have a good questions at your disposal, like the questions that we are providing you in this particular master course, जहां पर आपको 10 full length mock test हर सब्जेक्ट के मिलते हैं, दैट मींस 1000 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट. इन एडिशन टू दिस वी आल्सो प्रोवाइड चैप्टर वाइज क्विजेस. चैप्टर वाइज क्विज और आपके मॉक टेस्ट को मिला करके आपके लगभग 14000 एमसीक्यूज हो जाते हैं अक्रॉस ऑल द 4 कंपोनेंट्स. और ये 14000 एमसीक्यूज आपको बहुत मदद करेंगे. अगर आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके आप एग्जाम में जाते हो, देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट अ लॉट मेनी क्वेश्चंस दैट यू विल सी इन द एग्जाम, दे आर ऑलरेडी क्वेश्चंस व्हिच यू ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इन योर मॉक टेस्ट और इन योर चैप्टर वाइज क्विजेस. और आपकी सिलेक्शन का, आपकी क्वालिफिकेशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा वहां से बढ़ जाता है. So do not miss out on this opportunity. Please check the description box below if you are interested in these types of course, and also do not forget to use the discount code of JAIIB75 अगर आपको कोर्स पसंद आता है और आप इसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो. Now let us talk about question number 15. Which of the following transaction does not result in inter office debit or credit entry? कौन सी ट्रांजेक्शन होगी जिससे इंटर ऑफिस अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है, देख लेते हैं. एडवांस टू अ स्टाफ मेंबर बाय द डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. हमने एक स्टाफ मेंबर को, हमारे ऑफिस के ब्रांच में ही एक स्टाफ मेंबर को एडवांस दिया है, उसको कुछ पैसे दिए हैं, एंड हमने कैसे दिया है? हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके दिया है. पेमेंट ऑफ ट्रेवलर्स चेक इशूड बाय द अदर ब्रांचेस. हियर वी आर पेइंग द ट्रेवलर्स चेक बट दीस चेक्स वर इशूड बाय द अदर ब्रांचेस. इफ द अदर ब्रांच इज इन्वॉल्वड, ऑब्वियसली इंटर ऑफिस अकाउंट विल बी इंपैक्टेड, राइट. नेक्स्ट, receipts from other branches of the proceeds of instruments sent for collection. अगेन इंटर ऑफिस अकाउंट विल बी इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर हमारी दूसरी ब्रांचेस से जो रिसीट्स आ रही हैं उनको हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं. ड्राफ्ट जब भी इशू करेंगे तो ऑब्वियसली एक ब्रांच उस ड्राफ्ट को इशू करती है विच इज पेएबल एट सम अदर ब्रांच. तो इसका अगेन क्या मतलब होगा कि यहाँ पर भी आपका इंटर ऑफिस अकाउंट जो है वो इंपैक्ट होगा. लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपने अपने स्टाफ मेंबर को एडवांस दिया और वो अपने ही सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करके उसको दिखाया, तो इससे इंटर ऑफिस अकाउंट में कोई भी एंट्री डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. The problem about reconciliation at the branch level which has not been resolved by computerization is that of what? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. इसको मैंने एग्जाम में भी देखा है, कुछ शिफ्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि बहुत सारी जो हमारी रिकंसिलिएशन की प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्यूटराइजेशन की वजह से तो सही हो गई हैं, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन में रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक हो जाती है और फास्ट हो जाती है, तो इस वजह से रिकंसिलिएशन की काफी प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व हो गई. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी ऐसी हैं जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत आपको पड़ती है, एंड कंप्यूटर्स आर नॉट completely able to take care of the entire reconciliation. Basically, savings bank accounts, current accounts, ड्राफ्ट इशूड अकाउंट्स, सस्पेंस एंड सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट्स, इनमें से आपके जो सस्पेंस अकाउंट और सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट्स हैं वेयर द ह्यूमन डिस्क्रेशन इज इन्वॉल्व्ड, यहां आप कंप्यूटराइजेशन की मदद से सारी रिकंसिलिएशन नहीं कर पाते. सेविंग्स बैंक अकाउंट्स में जो रिकंसिलिएशन है अक्रॉस द डिफरेंट ब्रांचेस, करंट अकाउंट्स की रिकंसिलिएशन करनी है अक्रॉस द डिफरेंट ब्रांचेस, ड्राफ्ट एक ब्रांच से इशू होकर दूसरी ब्रांच में पेएबल हो रहे हैं, वो भी आपका कंप्यूटर जो रिकंसाइल कर सकता है. लेकिन जब भी आप सस्पेंस अकाउंट्स के अंदर एंट्री डालते हो या आप सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट्स में अपने जो एंट्रीज है उनको डालते हो, वहां पर आपको ह्यूमन चेक की जरूरत जरूर पड़ेगी देखने के लिए, जो इंटेलिजेंस चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ बिलोंग करती है, किस अकाउंट को बिलोंग करती है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की और ह्यूमन चेक की वहां पर जरूरत पड़ती है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी. ऑल्दो वी नो दैट इन मॉडर्न टाइम्स एज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेवलपिंग, हो सकता है फ्यूचर में हमें इसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is or are the typical and most common types of errors observed in inter-office accounts? Inter-office accounts में सबसे कॉमन टाइप के एरर्स हमें क्या देखने को मिलते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर्स इन इनकरेक्ट फील्ड्स, गलत फील्ड में एंट्री कर दी गई. डबल रिकॉर्डिंग ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन को एक से मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड कर दिया गया है. पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन इनकरेक्ट ऑफिस अकाउंट, आपको सस्पेंस अकाउंट में डालना था, किसी और अकाउंट में डाल दिया, या आपको इंटर ऑफिस ड्राफ्ट अकाउंट में डालना था, उसको किसी दूसरे अकाउंट में डाल दिया. तो ये सारी जो एरर्स हैं दीज आर कॉमनली सीन इन द इंटर ऑफिस अकाउंट्स. आपके एरर्स ऑफ कमीशन भी होते हैं जहां पर आप गलत एंट्री डाल देते हो. आपके ऐसे एरर्स भी होते हैं जहां पर करेक्ट एंट्री गलत फील्ड के अंदर डाल दी जाती है. ऐसे एरर्स भी होते हैं जहां पर गलत अकाउंट में ही एंट्री आपके जो है वो डाल दी जाती है, या फिर मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स भी एक ही ट्रांजैक्शन की हो जाती हैं. सो दीज आर ऑल द एरर्स व्हिच यू विल सी इन द इंटर ऑफिस अकाउंट्स. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन एरर्स इन द ब्रांच डेली स्टेटमेंट्स. ब्रांच की डेली स्टेटमेंट्स में क्या कॉमन एरर हमको मिल जाते हैं? रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, यस इट इज वेरी कॉमन कि किस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई है, कैश या नॉन कैश ट्रांजैक्शन थी, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है. रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर्स इन इनकरेक्ट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में गलत एंट्री रिकॉर्ड कर दी गई है. डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस इन सक्सेसिव डेली स्टेटमेंट्स, कि एक
दिन आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था और नेक्स्ट डे जो ओपनिंग बैलेंस था वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अगेन ऑल दीज एरर्स आर वेरी कॉमनली फाउंड एरर्स इन योर ब्रांच डेली स्टेटमेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड बाय होम? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट कौन इशू करता है? कॉन्करेंट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर या टैक्स ऑडिटर? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ध्यान रखिए, याद रखिए, हमेशा स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा रिलीज की जाती है। This statutory audit is usually conducted once a year in most of the banks, and the reports which have to be generated after the statutory audit, उसमें आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी आती है, आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, और आपकी जो डायरेक्शंस की ऑडिट रिपोर्ट है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर परफॉर्मा और द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच दी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट्स आर जनरेटेड, और उसमें आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20th। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज टू डू व्हाट? फाइनेंशियल ऑडिट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही पिक्चर दें, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दें, डिटेक्शन ऑफ एरर्स करें, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, और इनहेंसिंग द शेयर होल्डर वैल्यू। सो फाइनेंशियल ऑडिट करने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंश्योर किया जाए कि जितनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई गई थी वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रोड्यूस करती है। इसको आप याद कर लीजिए। दिस इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज योर फाइनेंशियल ऑडिटिंग, राइट। एरर्स प्रिवेंट हो जाते हैं, एरर्स डिटेक्ट हो जाते हैं, फ्रॉड्स प्रिवेंट हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, या शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ती है नहीं बढ़ती है, ऑल दीज आर इंसिडेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। अगर हम ट्रू एंड फेयर पिक्चर देंगे तो ये सारी चीजें होंगी, ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हम बोलते हैं कि दीज आर नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स, सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रेजेंट अ ट्रू फेयर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। The internal audit is generally undertaken by dash is aimed at ensuring the accuracy and correctness of the books of accounts of the banks. Internal audit generally किसके द्वारा undertake किया जाता है? Tax experts के द्वारा, auditors which are approved by RBI, company secretary और banks on staff. So internal audit है तो नाम से पता चल रहा है कि internally this audit is being conducted by the bank's own staff. बैंक के खुद के employees इसको audit करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट इज एम्ड एट व्हाट? इंटरनल ऑडिट किस चीज पे एम करता है? इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, टैक्स प्लानिंग, ensuring the accuracy and correctness of the books of account, और ensuring equitable distribution of loans to weaker sections of society. So यहाँ देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ऑडिट नहीं होता, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। टैक्स प्लानिंग करना भी इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, टैक्स प्लानिंग के लिए टैक्स ऑडिट अलग से किया जाता है, ठीक है। Ensuring the accuracy and correctness of books of account, this is the main reason that the banks want to make sure that their books of accounts are complete and up to date, और इसके लिए हम इंटरनल ऑडिट करते हैं, इंटरनली हम चेक करते हैं हमारे अकाउंट बुक्स को। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब यहां पर गलत स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई करिए। ऑप्शन नंबर ए, फॉरेंसिक ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर यूज ऑफ एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में एविडेंस के तरीके से यूज करने के लिए जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है वो फॉरेंसिक ऑडिट के थ्रू बनती है, ठीक है। टैक्स ऑडिट इज एन एनालिसिस ऑफ द टैक्स रिटर्न सबमिटेड, जो आप टैक्स रिटर्न फिल कर रहे हो उसके एनालिसिस हम करते हैं टैक्स ऑडिट में। Only large borrower accounts are normally subjected to stock and receivables audit. बैंक्स में यूजुअली जो आपके स्टॉक एंड रिसीवेबल्स ऑडिट कंडक्ट होते हैं वो किस पे कंडक्ट किए जाते हैं? अगर बैंक्स के पास कोई लार्ज डेटर है, कोई ऐसी कंपनी है जिसका बहुत बड़ा लोन अकाउंट आपके बैंक में बना हुआ है, तो आप उस कंपनी का स्टॉक रिसीवेबल ऑडिट करते हो कि वेदर दैट कंपनी विल बी एबल टू सर्विस देयर लोन और नॉट। Management audit is always conducted by the management of the bank. Here the bank is auditing their management practices, कि उनका मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको ऑडिट करने के लिए हम बैंक के मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं, मैनेजमेंट के द्वारा ऑडिट नहीं करते हैं। सो इट इज नॉट कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट, इट इज कंडक्टेड ऑन द मैनेजमेंट। सो यहां पर जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। Statement number A is absolutely right. Forensic audit is basically meant to produce financial information which can be used as an evidence in court. टैक्स ऑडिट इज बेसिकली योर ऑडिट ऑफ टैक्स रिटर्न्स, वहां पर आपके टैक्स स्टेटमेंट्स एनालाइज किए जाएंगे, रिटर्न्स एनालाइज किए जाएंगे, एंड लार्ज बोरोवर अकाउंट्स का आपका स्टॉक रिसीवेबल्स ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट करने के लिए यूजुअली आउटसाइडर एक्सपर्ट्स दे आर इनवाइटेड इन द बैंक व्हिच हु मैनेज द इंटरनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द बैंक। सो दैट इज द डिस्कशन दैट वी हैड टू डू
रिगार्डिंग मॉड्यूल ए ऑफ द एफएम कंपोनेंट, जहां पर हमने सारे एफएम कंपोनेंट के जो 11 चैप्टर्स हैं हमारे, उनके एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूंगा, बट बिफोर दैट आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज गो थ्रू दिस कोर्स which is already being used by many aspirants to bolster or to fortify their JIB preparations। और इसी कोर्स का फायदा अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए। वहां पर आपको इस कोर्स लिंक के साथ साथ एक डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा JAIIB75, जिसको यूज करके यू कैन गेट अ 75% फ्लैट डिस्काउंट ऑन द कोर्स। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप इसी सीरीज के साथ लगातार बने रहिए, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीकेंड we will come up with the video from for the MCQs of module B of the FM component, जहां पर हम चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 18 तक हमारे ये 7 चैप्टर्स हैं, we will discuss all of them। So that is it in this video। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।